Good morning students, how are you? I hope you are well at home. बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा जो ऋतुओं की जो लय है उनके ऊपर। भारत के अंदर जो है ना मुख्य रूप से 4 जो है वार्षिक ऋतुएं जो है ना वो उनका जो है चक्रण चलता रहता है, जिसमें सबसे पहले जो हम शीत ऋतु के बारे में करेंगे, फिर हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में करेंगे, उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और लास्ट में जो है मानसून के निवर्तन की ऋतु। बच्चों, हमने जो ना एक टॉपिक जो इससे पहले आता था उसमें मानसून के बारे में दिया हुआ था, वो टॉपिक जो है हम इस टॉपिक के अंदर जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु, इसके अंदर ना हम करेंगे कि पूरे शीत ऋतु के अंदर पूरे भारत के अंदर किस भाग में क्या कितना तापमान होता है, किस भाग में कितना जो प्रेशर रहता है, किस भाग में जो है वर्षा होती है, वो टॉपिक जो हम इस लेसन के अंदर इस टॉपिक के अंदर जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है शीत ऋतु। तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय भारत का जो अधिकांश जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। रात्रि का तापमान जो काफ़ी कम हो जाता है बच्चों, और कई बार क्या होता है कि जो हिमांक से भी नीचे जो है ना वो तापमान चला जाता है। इस ऋतु में उत्तर भारत के अंदर जो अधिक ठंड पड़ने के क्या क्या कारण है, क्योंकि हम बात करते हैं पूरे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो है ना दक्षिण के जो भाग है वहाँ शीत ऋतु का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उत्तरी जो गंगा का मैदान है वहाँ पर जो है इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना चेंजेस आते हैं। तो जो इतना चेंज आ रहा है उसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण बताता है ये कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकालीय प्रभाव से दूर है। यही कारण है कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सेकंड बताता है कि यह निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी से हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके नज़दीक जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर जो बर्फबारी होती है, तो उसकी वजह से उसका जो शीतलहर का जो प्रभाव है वो उत्तरी मैदानों के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। इस अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। तो जो है ना यहाँ पर ये तीन जो है मुख्य तीन कारण बताए हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर उत्तरी भारत के अंदर शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। कारण क्या है कि तटीय भागों में भी समुद्र के समकालीय प्रभाव, भूमध्य रेखा के निकट के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण में जो है वो चेंजेस नहीं आते इतने। यहाँ तापमान जो है कहता है कि जनवरी के मध्य में जो है ना 31 डिग्री टेम्परेचर जो वो रहता है, जबकि जून में जो है ना 39.5, यानी कि कोई ज़्यादा विशेष अंतर ही नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या मान ही नहीं सकते कि दक्षिण भारत के अंदर जो है शीतलहर चलेगी क्या। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वायुदाब तथा पवनें। दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर तक जो है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उस टाइम क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। क्योंकि उच्च वायुदाब क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर जो है टेम्परेचर लो है, तापमान कम होगा तो वायुदाब जो है हमेशा उच्च रहेगा। दक्षिण भारत में वायुदाब इतना अधिक नहीं होता। क्यों नहीं होता दक्षिण भाग के अंदर? क्योंकि वहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है। तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, जो वायुदाब है वो कम होगा। तो दक्षिण भारत के अंदर तापमान अधिक रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस भाग के अंदर जो है वायुदाब कम रहेगा। उसके बाद ये कहता है कि ये हमारे जो उच्च वायुदाब क्षेत्र है वो दक्षिण में हिंद महासागर के स्थित जो है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र की और पवनें चलना आरंभ कर देती है। देखो बच्चों, जहाँ देखो उत्तरी मैदान के अंदर क्या हुआ, तापमान कम है, तो तापमान कम हुआ तो वहाँ पर वायुदाब अधिक हो गया। और दक्षिण भारत के अंदर क्या हुआ, तापमान अधिक है तो वहाँ पर जो वायुदाब है वो कम हो गया। अब हवा जो
पवनें जो चलेगी ना वो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। अब अधिक वायुदाब कहाँ पर है? अधिक वायुदाब जो है वो उत्तरी मैदान के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि मैदानी भाग से जो है ना हवा वो चलेगी हिंद महासागर की तरफ। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर की जो मंद गति से जो है पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी इसकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इसकी दिशा उत्तर हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी हो जाती है। उसके बाद कहता है कि सर्दियों में भारत का मौसम सुहाना होता है भाई। फिर भी यहाँ सुहाना मौसम के बीच बीच में कभी कभार चक्रवात आते रहते हैं। जो सबसे मुख्य कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका मुख्य कारण है। ये क्या होता है कि यह चक्रवात जो भूमध्य सागर के ऊपर जो है ना ये उत्पन्न होता है और ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में जो ये प्रवेश करता है। कहाँ से? उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है। लगभग हम मान सकते हैं कि पंजाब का जो एरिया है उस भाग से जो है ना यह प्रवेश करता है। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाती है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन दाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में क्या भूमिका जो निभाते हैं, इसमें आप लोगों ने देखते हैं कि ये दबाव जो है ना जहाँ से उत्तरी जो मैदान है वहाँ पर उच्च वायुदाब बनकर जो हवा कौन साइड चलती है? पवनें वो चलती है हिंद महासागर की तरफ। अब हम बात करते हैं कि वर्षा, शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा वो किस भाग में होती है? शीतकालीन मानसून पवन स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी तो स्थल के ऊपर से जब हवा चलती है तो वो अपने साथ नमी को ग्रहण नहीं कर सकती। उसके बाद ये आगे कहता है कि दूसरा स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ये वर्षा नहीं करती। और जैसे ही क्या होता है कि ये बंगाली खाड़ी से ऊपर क्रॉस करेगी तो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती है और उसके बाद में जो है तमिलनाडु पर जो वर्षा करती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ शीन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। और ये बच्चों ये वर्षा जो है वो हमारी रबी की फसल यानी कि मुख्य तौर पर जो गेहूं की जो फसल है उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हिमालय के अंदर जो ना यहाँ पर ये हिमपात करती है क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है ये कि कभी कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तरी भागों में शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा जो है वो हो जाती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद जो वहाँ से वो नमी ग्रहण करता है और उसके बाद तमिलनाडु के अंदर जो है ये वर्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा तापमान। ग्रीष्म ऋतु जो है मुख्य रूप से मार्च में जो है सूर्य के कर्क रेखा की ओर आवास से जो बढ़ता चला जाता है और उसके साथ ही तापमान जो है ना वो भारत के अंदर बढ़ने शुरू हो जाता है। अप्रैल मई व जून में उत्तर भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु जो वो देखी जा सकती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान जो वो बढ़ जाता है और बढ़कर तापमान कितना हो जाता है? वो हो जाता है 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री का जो है तक जो है वो तापमान हो जाता है। मार्च में दक्कन के पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बच्चों ये दक्कन के पठार के ऊपर जो इसका तापमान होता है, लेकिन उत्तरी मैदान है वहाँ पर जो है इसका तापमान इससे कम ही रहता है। जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है और मई में ताप की पेटी और उत्तर में खिसक जाती है और उसके साथ ही जो है उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें दिल्ली,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर जो है तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है कि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु जो है मृदु होती है, क्योंकि अब जो है ना वहाँ पर तापमान जो है उत्तरी मैदान की बजाय थोड़ा कम हो जाता है। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकालीय प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तर भारत में प्रचलित तापमान से नीचे रखती है। अतः तापमान में क्या होता है कि तापमान जो मैंने आपको पहले बताया था कि तापमान जो है वो उसके कंपेयर कम हो जाता है। दक्षिण भारत के अंदर जो है उत्तर भारत की ग्रीष्म काल के अंदर जो है उत्तर भारत के कंपेयर जो तापमान कम होता है। स्टार्टिंग में जब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है तब क्या होता है कि तापमान जो है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान महीने और दिन बढ़ते जाएंगे तो तापमान की जो पेटी है वो उत्तर भारत की तरफ जो है वो आ जाती है। उसके बाद ये कहता है कि तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर और उत्तर दक्षिण भाग में फैली है। अब हम बात करते हैं वायुदाब और पवनों के बारे में। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। देखो अभी बताया था ना आपको, तापमान जो है वो अधिक होगा तो वायुदाब जो है वो कम होगा, क्योंकि बच्चों तापमान बढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है और हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की ओर सघन धाराओं में फैलती है। जब सघन धाराओं में हवा फैलती है तो वायुदाब जो है वो कम हो जाता है। यही कारण है कि उस टाइम जो है उत्तरी भाग के अंदर जो है तापमान बढ़ने के साथ साथ जो है वायु भार जो है वो कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको ITCZ जो भी बोल देते हैं वो खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब का लबयामन मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल के पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार पर विस्तृत हो जाती है। उसके बाद ये कहता है कि भारत के अंदर जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसके अंदर क्या होता है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ जो ना वहाँ जो दोपहर के बाद लू नाम से एक विख्यात शुष्क व तप हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ का चलना एक आम बात है, और ये अस्थायी तूफान जो है पीड़ादायक गर्मी से जो है कुछ राहत दिलाते हैं। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जब आंधी या तेज़ हवा चलेगी ना, वो मौसम ख़राब होने के बाद, आंधी आने के बाद जो है तापमान में कुछ गिरावट होती है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो गर्मी की जो पीड़ा है उससे हमें कुछ राहत मिल जाती है। कई बार जो है ना इन तूफ़ानों के बाद, इस धूल भरी आंधी के बाद जो ना हल्की बारिश भी जो है दे देती है, जो कि इन हवाओं के अंदर शीतल हवाएं जो चलने लग जाती है। शुष्क व आर्द्र वायु संहिताओं के अचानक संपर्क में स्थानीय स्तर पर तेज़ तूफान पैदा हो जाते हैं, और ये तेज़ तूफान जो है कई बार मूसलाधार वर्षा तथा ओले भी लेकर आते हैं। तो ऐसा बहुत बार जो है देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, जो तूफान आते हैं, उससे जो है किस तरह की जो है वर्षा होती है। तो सबसे पहले जो है आम्र वर्षा के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है। मानसून आने से पहले जो ना पूर्व मानसून की वर्षा होती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर यह तूफान जो है वो आम्र वर्षा इसको कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा की वजह से जो है आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। उसके बाद है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा में केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल लगने लग जाते हैं। वर्षा आने के बाद जो है ना वहाँ इसमें जो कहवा की जो फसल है उसमें फूल आने लग जाते हैं। उसके बाद है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं, जिसमें वर्षा भी होगी और तेज़ चलेगी, वो एक तरह का चक्रवात आएगा। तो इससे जो है ना
इस कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में होने वाली तबाही। और ये चाय, पटसन व चावल के लिए जो नए पवने अच्छी है। असम में इन तूफ़ानों को बरदोली चीड़ा कहा जाता है। उसके बाद लू के बारे में तो बच्चों आप सभी जानते हैं, क्योंकि अब जो ना आप देख सकते हैं कि दिन के समय जो है काफ़ी गर्म और तेज़ हवाएं चलती है, उन्हीं को लू कहते हैं। ये काफ़ी शुष्क होती है, गर्म होती है और पीड़ादायक होती है ये, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में जो ना ये काफ़ी तेज़ चलती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो मानसून ऋतु के ऊपर होगा, और ये वीडियो जो है हम कल इसका जो आपको बताएंगे उस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।